ऑलराइट, सो शुरू करते हैं जीआईटी से। सो जीआईटी के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए, फार्मा क्या है, सर्जरी क्या है, मेडिसिन क्या है, सब कुछ सीख लेते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहली चीज, सो यूजुअली आप लोगों को जीआईटी के बारे में तो सबको पता है। सो पहली चीज होता है कि जीआईटी के ऊपर ना एक बकवास जोक होती है। क्या होता है, व्हाट इज जीआईटी पूछेगा तो द प्रोसेस विच स्टार्ट विथ राइट हैंड एंड्स विथ लेफ्ट हैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा इट्स जस्ट है जोक, बट रियलिटी में क्या होता है, ओरल कैविटी से लेके एनल कैनाल तक जितने भी पार्ट्स है, सो व्हाट दैट विल बी कमिंग अंडर जीआईटी। अब जीआईटी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, तो पहली चीज ना, एक्चुअली मैं पहले सोच रहा था कि ईसोफेगस से पढ़ाओ। ईसोफेगस से ना यार, ईसोफेगस इज मोर ऑफ सर्जिकल पार्ट के अंदर ज्यादा होता है, रादर देन दैट लेट्स गो विथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टोमक। ठीक है, तो स्टोमक के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, तो स्टोमक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो वी नीड टू लर्न। ठीक है, तो स्टोमक के अंदर आप लोग जब देखा जाएगा, स्टोमक के अंदर से ना बहुत सारे डिसीजेस आते हैं, सारे सच एज स्टोमक से मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू लर्न पेप्टिक अल्सर डिसीज, पीयूडी। ठीक है, तो पीयूडी सीखने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, पीयूडी सीखने के लिए वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एसिड कहाँ से आता है, स्टोमक का प्रोटेक्शन कहाँ से है, स्टोमक के अंदर सेल्स क्या है, उनका काम क्या है, हर चीज हमें सीखना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द स्टोमक के बारे में। ठीक है, तो स्टोमक के अंदर लेट्स गो विद द बेसिक फिजियोलॉजी। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फिजियोलॉजी क्या पढ़नी चाहिए, अपन लोगों को पढ़ना चाहिए बेसिक फिजियोलॉजी से द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द स्टोमक। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, ग्लैंड्स। तो ग्लैंड का मतलब क्या हो गया डॉक्टर साहब, ग्लैंड्स आर द वंस विच आर गोइंग टू डू व्हाट, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करवाएगा। तो ग्लैंड्स, इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स कौन सी है, तो स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स तो है, ग्लैंड क्या करता है, बेसिक काम क्या है उनका, सेक्रीशन। ठीक है, तो सेक्रीशन है, तो भैया क्या सेक्रीशन करेगा, सो सेक्रीशन के अंदर डॉक्टर साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस, है ना, क्या है, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस के बारे में जब बात कर रहे हैं हम लोग, वो जूस के अंदर, ये थोड़ी मैंगो जूस है भैया, ये तो गैस्ट्रिक जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर से अपने को क्या सीखना है, वेरी इजी। गैस्ट्रिक जूस के अंदर यू हैव द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दैट इज कॉल्ड एज डॉक्टर साहब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज दैट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द रोल ऑफ डाइजेशन। तो पहली चीज हम सीखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से आता है ना, तो what we are going to learn is the source of the HCl. So source of the HCl सीखने के लिए डॉक्टर साहब इट इज वेरी इजी टेक्निक टू लर्न। तो हम लोगों को पहली चीज देखना पड़ेगा कौन सी सेल HCl को प्रोड्यूस करवा है, तो स्टोमक के अंदर बहुत सारे सेल्स है, तो शुरू करते सोर्स। सोर्स ऑफ द HCl इज कॉल्ड एज पेराइटल सेल। क्या बोलते हैं उसको, पेराइटल सेल। रिपीट करो मेरे साथ, पेराइटल सेल। तो पेराइटल सेल, ऑल राइट, वेरी शानदार। तो पेराइटल सेल से आता क्या है भैया, HCl। तो पेराइटल सेल जो अगर HCl प्रोड्यूस करवा रहा है, पेराइटल सेल का दो फंक्शन होती है, ये दो फंक्शन आर MCQ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ नोट कर लीजिए, द फंक्शन ऑफ द पेराइटल सेल। तो द फंक्शन ऑफ द पेराइटल सेल, डक्स ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, HCl प्रोडक्शन। क्या होता है, HCl प्रोडक्शन। HCl प्रोडक्शन के अलावा और एक चीज को प्रोड्यूस करवाता है दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या बोलते हो, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो दो चीज आ गई, हमें याद हो गया, वेरी गुड। तो इंट्रिंसिक फैक्टर एक हो गया डॉक्टर साहब, दूसरा कौन है, HCl। ये दोनों कहां से आया, पेराइटल सेल। कहां से आया, पेराइटल सेल, बढ़िया। अब HCl के बारे में तो यार पूरा जीआईटी पढ़ रहे, तो HCl के बारे में तो बहुत सारे सीखेंगे हम लोग। तो उससे पहले तो ये छोटा बच्चा जैसा बंदा है ना, कौन है, इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रिंसिक फैक्टर, आप लोगों को MCQ क्या आता है, द MCQ इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। द फंक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर, इट हेल्प्स इन व्हाट, हेल्प्स इन absorption. In what, in the absorption of what, absorption of the most important vitamin। इसको हाईलाइट करके रखना, पक्का यहां से डायरेक्टली MCQ आएगा, दैट इज विटामिन B12। तो B12 जो भी आप लोग फूड से खाते हो, जो भी विटामिन फूड से खाते हो, तो बेसिकली आई हैड विटामिन B12 ओरली इंजेस्ट कर लिया। तो इंजेस्ट करने के बाद उसको ऑब्जर्व करने के लिए कौन चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, व्हाई इट इज ए MCQ। सी जब भी कोई भी पढ़ाता है ना, तो आप लोग एक चीज सीखिए डॉक्टर, क्या है, वेन एवर आपको एक MCQ है बोला गया, तो वहां पे कुछ ना कुछ
कोरिलेटेबल चीज होती है। तो लेट्स कोरिलेट दिस, है ना। तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी, फिजियोलॉजी पढ़े थे। अब यहां से थोड़ा शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स आवर पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी की तरफ से व्हाट इज दैट, इट हेल्प्स इन द ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है डॉक्टर साहब, इमेजिन फॉर एग्जांपल if there is a destruction of, what is that, destruction of what, testicles? No, destruction of, very good, what is that cell, parietal cell, destruction of what cell, parietal cell। अगर पेराइटल सेल, अगर कौन है, पेराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो गया, पेराइटल सेल डिस्ट्रॉय हो गया, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेराइटल सेल क्यों होता है, दैट इज ए एमसीक्यू। द एमसीक्यू इज, इट इज ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी। इसलिए होता है डॉक्टर साहब ऑटो इम्यूनिटी। तो मेरा पूरे लेक्चर में एक याद रख लीजिए, ये स्लैश आई, ये पॉइंट अगर लिख रहा हूं, ये स्लैश आई लिख रहा हूं, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। तो इफ देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेराइटल सेल, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क यू, व्हाई इट विल अकर। तो उसका रीजन आप बता दिए, क्या, ऑटो इम्यूनिटी। अगर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो गया तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सो देयर इज नो इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। इफ देयर इज नो इंट्रिंसिक फैक्टर, उसके वजह से क्या होगा, नो विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन। नो विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन, तो शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कम हो गया। तो विटामिन B12 शरीर के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। इफ देयर इज नो विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन, इट विल लीड टू ए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ओरिएंटेड चीजें, व्हाट इज दैट, दैट इज ओनली कॉल्ड एज पेर्निशियस एनीमिया। तो टिल नाउ यू पीपल यूज टू थिंक, बहुत सारे लोग क्या सोचते थे, पेर्निशियस अनेमिया कुछ तो यार ब्लड के बारे में है, बट उसका सोर्स कहां से है भैया, स्टोमक से, जीआईटी से रिलेटेड है। कौन है, हु इज दैट, दैट इज ओनली कॉल्ड एज पेर्निशियस अनेमिया। तो पेर्निशियस अनेमिया क्यों आता है, वेरी इजी, अपने पास स्टोमक है, स्टोमक के अंदर एक सेल है, पेराइटल सेल। द नेम ऑफ द पेराइटल सेल is going to, the name of the parietal cell is very important। parietal cell क्या प्रोड्यूस करवाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो कब नहीं होता है, जब parietal cell destroy हो गया। when there is a parietal cell destruction, there is no intrinsic factor, intrinsic factor नहीं है तो it will lead to anemia called as pernicious anemia। very good। सो यू लर्न व्हाट, सो फार आप लोगों को बहुत अच्छे से सीख लिए इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में, बढ़िया। तो नाउ लेट मी टीच यू पीपल, अगर मान के चलो पेराइटल सेल नहीं तो इसका डक्स अप ट्रीटमेंट करनी है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसा करें। तो फर्स्ट थिंग वी लर्न, क्या हुआ था, पेराइटल सेल डैमेज। इफ पेराइटल सेल डैमेज हो गया तो इट इज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। अब क्या करोगे, आप विटामिन B12 का सप्लीमेंट दोगे। विटामिन B12 का सप्लीमेंट कैसा देना है, सी दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब सोचो पेराइटल सेल काम नहीं कर रहा, तो पेराइटल सेल काम नहीं कर रहा है, तुम जितने भी विटामिन B12 खाओ वो अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अब तुमको रास्ता पकड़ना है, कौन सी रास्ता पकड़ना है, जीआई वाला रास्ता, और जीआई के अलावा दूसरा रास्ता। यस वेरी गुड, वी नीड टू गो इनटू द रूट विच इज नॉट द जीआईटी। इफ इट इज नॉट जीआईटी, द रूट ओनली कॉल्ड एज, क्या बोलते हो डॉक्टर साहब, पैराएंट्रल। वेरी गुड, पैराएंट्रल। पैराएंट्रल क्या देना चाहिए, पैराएंट्रल में देखो, पैराएंट्रल इज नथिंग बट IM दे दो, IV दे दो, हाँ सबलिंगुअल दे दो, ये सारे पैराएंट्रल रूट्स हैं। ये पैराएंट्रल रूट ऑफ B12 दे दीजिए। वेरी गुड, पैराएंट्रल रूट ऑफ क्या देना चाहिए, B12 दे दीजिए डॉक्टर साहब। यू आर गोइंग टू ट्रीट योर पेशेंट, क्योंकि उसको जीआई में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। वेरी नाइस, पावरफुल, राइट, वेरी गुड। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन है, HCl। HCl इज व्हाट, पहली चीज सिखाता हूं मैं आप लोगों को, क्यों कि ये चीज, मतलब अब हंसना मत बैठ के वहां पे, यू पीपल विल थिंक सर आप क्या सर इतना बचपन से सब पढ़ा रहे हो, बट यू आर गोइंग टू वैल्यू दिस थिंग, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत काम में आने वाला है। कैसा काम में आने वाला है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड pH। तो डॉक्टर साहब कितने लोगों को पता है pH का मतलब क्या है, हाँ जी हाँ जी बोलो, pH का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच के अंदर दो चीज हो सकती है, क्या हो सकता है, एक हो सकता है एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच के अलावा क्या हो सकता है, एक हो गया एसिडिक पीएच, एक हो गया अल्कलाइन पीएच। कौन है, अल्कलाइन। तो अल्कलाइन पीएच एंड एसिडिक पीएच, डॉक्टर साहब एनीवेयर पी, अगर इफ पीएच, अगर क्या हो गया, अगर पीएच कम हो गया that means it is acidic in nature। अगर pH बढ़ गया that means it is alkaline in nature। अगर pH बढ़ेगा तो क्या बोलोगे, alkaline बोलोगे, pH कम होगा तो क्या बोलोगे, acidic बोलोगे। बढ़िया, शानदार। नाउ अगर एसिड है तो डॉक्टर साहब चलिए सुन लीजिए, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। अपने पास क्या है, पहली चीज है कि स्टोमक,
बढ़िया। स्टोमक के बाद कौन है? फॉलोड बाय द स्टोमक यू हैव डिओडिनम। क्या है? कौन है? डिओडिनम। अब डिओडिनम और स्टोमक का रिलेशन क्या है सुन लीजिए, वो वेरी इजी। स्टोमक के अंदर कौन सी एनवायरनमेंट होती है? डक्स अप वेरी गुड, दैट इज यूर कौन सी एनवायरनमेंट? एसिडिक एनवायरनमेंट। कौन सी है? एसिडिक एनवायरनमेंट। अल्कलाइन एनवायरनमेंट कहां पे होता है? डिओडिनम पे होती है। तो अब देख लीजिए फूड का है, तो फूड, तो डॉक्टर साहब अपने पास कौन है? फूड है। तो फूड कहाँ गया? स्टोमक के अंदर गया। स्टोमक के अंदर जाते ही यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट किया? HCl। अब HCl के साथ कहाँ जाएगा फूड? डिओडिनम में जाएगा। डिओडिनम में कौन सी पीएच है? अल्कलाइन पीएच। तो एसिडिक पीएच गया कहां पे? अल्कलाइन में। ऑटोमेटिकली यहां पे क्या होता है? यहां पे डक्स अब न्यूट्रलाइज होती है। कौन होता है? न्यूट्रलाइज होती है। तो न्यूट्रलाइज होने के लिए कारण क्या है? डिओडिनम के अंदर अल्कलाइन पीएच है। तो जो भी फूड खाते हो, रूल नंबर 1, ओरल कैविटी, चबाया, स्वालो किया, इट गो टू इसोफेगस। इसोफेगस से कहां गया? इट वेंट इनटू द स्टोमक। स्टोमक में किसके साथ रिएक्ट किया? एसिड। अब एसिड के साथ मिलके वो कहां पहुंचेगा? डिओडिनम। डिओडिनम के अंदर कौन सी एनवायरनमेंट है? अल्कलाइन। अल्कलाइन एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन। अब इससे कोई फायदा है क्या? तो बहुत सारे लोग वहां पे बैठ के बोल रहे होंगे, अरे सर आप क्या यार ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो कि मतलब हमें ये थोड़ी ना पूछेगा कि स्टोमक फूड कहां से कहां जाएगा। भैया अगर ये पता नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। दैट इज द रीजन आई टॉट यू पीपल। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं HCl। HCl कहां से आया था? पेराइटल सेल से। तो डॉक्टर साहब आई वांट यू पीपल टू पे फुल अटेंशन हियर, फुल कंप्लीट अटेंशन। नाउ वी आर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द HCl। HCl के बारे में पूरा डेप्थ में पढ़ते हैं। तो मान के चल लीजिए, इसको सोचो ये एक तुम्हारा स्टोमक है। तो स्टोमक के अंदर डॉक्टर साहब यहां पे कौन रहता है? दैट इज योर hydrochloric acid. Now I am going to get into a very deeper information. तो I want you people to करना क्या चाहिए? बस आपका अनडिवाइडेड अटेंशन डॉक्टर मारुति की तरफ दे दो, बचा हुआ मैं देख लूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो फिर सीखते हैं क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से आया था? वेरी गुड, पेराइटल सेल से। तो नाउ लेट्स लर्न। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक के अंदर है, दैट इज हैविंग ए वेरी मच स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड HCl होती है। इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है स्टोमक के अंदर जो HCl है ना, whatever HCl which is present inside the stomach, if I take it out and put it on the skin, मतलब अगर HCl को बाहर निकल के मैं स्किन के ऊपर डालूंगा, पूरा स्किन जल जाएगा पर स्टोमक जलेगा नहीं। क्यों? द रीजन इज बिटवीन द HCl and the stomach there is a mucus barrier. There is a mucus barrier. So basically क्या है डॉक्टर साहब? I want you people to understand, स्टोमक के अंदर there is something called as protection. ठीक है, protection of the stomach. Protection of the stomach is done by mucus barrier. कौन है? mucus barrier. अब mucus barrier डॉक्टर साहब इसका काम क्या है? protection of the stomach. Very good. Now let's take HCl का प्रोडक्शन कैसा करते हैं? HCl का प्रोडक्शन बहुत शानदार इंटरेस्टिंग वे है। तो बिफोर गोइंग इनटू द HCl, तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज दैट? सेल्स इन स्टोमक। तो सेल्स इन द स्टोमक, अगर ये चीज अच्छे से पता है आपको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे चीज इन फार्मा इन एवरीवेयर बहुत इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सेल्स इनसाइड द स्टोमक आई एम गोइंग टू डिस्कस। डॉक्टर साहब बहुत सारे सेल्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली फ्यू ऑफ देम जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली सेल कौन है? दैट इज योर, व्हाट इज दैट? दैट इज योर पेराइटल सेल। पेराइटल सेल तो बहुत सारे चीज ऑलरेडी पढ़ा दिए। वेरी गुड। पेराइटल सेल के अलावा देर आर अदर सेल्स विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब दैट इंपॉर्टेंट चीज है क्या है कि द अदर सेल इज कॉल्ड एज पेराइटल सेल, एंड अपार्ट फ्रॉम द पेराइटल सेल वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एंटेरोक्रोमैफिन सेल। कौन है? एंटेरोक्रोमैफिन सेल। एंटेरोक्रोमैफिन सेल डॉक्टर साहब याद रखिएगा, एंटेरोक्रोमैफिन सेल। अब आर्ग्यूमेंट में मत फंसना। एंटेरोक्रोमैफिन सेल यही नाम का सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन द अड्रिनल ग्लैंड, बट स्टोमक के अंदर भी ये नाम का सेल होती है। बट स्टोमक के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होती है, दैट इज एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल, ECL सेल बोलते हो उसको। क्या बोलते हो? ECL सेल। मतलब क्या हो गया डॉक्टर साहब? एंटेरोक्रोमैफिन सेल जैसी है बट इट इज नॉट ए एंटेरोक्रोमैफिन सेल, मतलब इट लुक्स लाइक ए एंटेरोक्रोमैफिन सेल। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ लिए डॉक्टर साहब? देयर आर 3 इंपॉर्टेंट सेल, पेराइटल सेल, एंटेरोक्रोमैफिन सेल एंड एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल। शानदार।
नाउ लेट्स लर्न अबाउट एसिड प्रोडक्शन। तो मान के चलते डॉक्टर साहब ये पेराइटल सेल है। तो अब बहुत सारे लोग मेरे साथ आर्ग्यूमेंट पे आएंगे क्योंकि मैं पेराइटल सेल को बॉक्स बनाया। डॉक्टर साहब मैं पेराइटल सेल को बॉक्स इसीलिए बनाया हूं, द रीजन इज अब मैं सिंप्लीफाइड वे में सीखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूं डॉक्टर साहब, पेराइटल सेल यूजुअली हाउ डज इट लुक लाइक। पहली बात, पेराइटल सेल लुक्स समथिंग लाइक दिस। पेराइटल सेल लुक्स समथिंग लाइक दिस, बट मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा स्क्वायर वे में ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि आप मैं आसान से पढ़ सके। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन। तो यहां पे एक सेल है, कौन है भैया, पेराइटल सेल। पी सेल नहीं है, पेराइटल सेल। कौन सी है, पेराइटल सेल। बढ़िया। तो वी हैव दैट इज पेराइटल सेल। अब पेराइटल सेल के पास में, पेराइटल सेल के पास में वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब यहां पे और एक सेल रहती है, द नेम ऑफ द सेल इज ओनली कॉल्ड एज ईसीएल सेल। कौन सी है, ईसीएल सेल। ईसीएल सेल कौन है, एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल। अब मेरा बात पूरा सुन लीजिए, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब इन द स्टोमक, व्हाट इज दैट, इन द स्टोमक। सो बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो हमारा शरीर के अंदर हर जगह पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। इन दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी फर्स्ट थिंग व्हाट you have carbon dioxide। तो what exactly is there, we have a carbon dioxide। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बना था, ये बना था डॉक्टर साहब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फ्रॉम द स्टोमक। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इट विल एंटर इनटू द सेल। अब CO2 काम पे आया, सेल के अंदर आया, पेराइटल सेल के अंदर। बढ़िया। अब पेराइटल सेल के अंदर आते ही डॉक्टर साहब सुन लीजिए मेरा बात, ये कंबाइन करेगा किसी एक के साथ, वो कौन है, पानी। कौन है, पानी। सो पानी के साथ कंबाइन होते ही ये बनाता क्या है, तो ये बनाता है डॉक्टर साहब H2CO3। क्या है, H2CO3। H2CO3 ऐसी चीजें हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दैट कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। व्हाट इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। अब एक कार्बोनिक एसिड विल इमीडिएटली डिसोसिएट इनटू टू सब्सटेंसेस। व्हाट आर द टू सब्सटेंसेस विच आर इंपॉर्टेंट, एक H+ आयन बनाएगा और एक HCO3 माइनस बनाएगा। सो HCO3 माइनस और कौन बना, H+। अब ये HCO3 माइनस और H+ आयन तो बना है, वेरी गुड। अब ये H+ आयन क्या करता है डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये H+ आयन डॉक्टर साहब ये पहुंचता है यहाँ पे एक प्रोटीन होती है, द नेम ऑफ द प्रोटीन ओनली कॉल्ड एज प्रोटॉन पंप। कौन है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पंप के पास जाएगा कौन, H+। अब ये HCO3 माइनस का हालत, दिस HCO3 माइनस विल इजीली एग्जिट द सेल। HCO3 माइनस क्या करेगा, बाहर। HCO3 माइनस जैसा बाहर आएगा, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, HCO3 माइनस केम आउटसाइड ऑफ द सेल, विल कंबाइन विथ सोडियम फॉर्मिंग NaHCO3। क्या बना रहा है, NaHCO3। तो NaHCO3 इज नथिंग बट सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्ब जो बोलते हो ना, यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सी नेचर की होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए अल्कलाइन। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कौन होता है, अल्कलाइन। बढ़िया। नाउ थिंक अबाउट दिस वेरी इजीली। आप लोगों को अभी तक क्या पढ़ाएंगे, मैंने बोला कि एक था कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। हु वाज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, आके किसके साथ कंबाइन हुआ, पानी के साथ। क्या बनाया, H2CO3 कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या हुआ, इमीडिएटली डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड HCO3 माइनस। HCO3 माइनस बाहर आया, सोडियम के साथ कंबाइन हो गया। सोडियम के साथ कंबाइन होते ही अल्कलाइन हो गया, सोडा बाइकार्बोनेट। ये अल्कलाइन की वजह से ये क्या करेगा, ब्लड पीएच को बढ़ाएगा। ये अल्कलाइन विल डू व्हाट, इट विल इंक्रीज pH ऑफ द ब्लड। इट विल इंक्रीज द pH ऑफ द ब्लड। तो pH ऑफ द ब्लड कब बढ़ रहा है डॉक्टर साहब, इट इज बीइंग इंक्रीज्ड ड्यू टू एसिड प्रोडक्शन। तो पेट के अंदर एसिड बनने के वजह से ब्लड के अंदर क्या हो गया भैया, वेरी गुड, क्या हो गया, एसिड मतलब एसिड लेवल कम हुआ, अल्कलाइन लेवल ज्यादा हो गया। सो इफ देयर इज ए इंक्रीज ऑफ द पीएच, इसी को बोलते हो, क्या बोलते हो, पोस्ट प्रांडियल। क्या बोलते हो, पोस्ट प्रांडियल। पोस्ट प्रांडियल का मतलब मैं समझाता हूं। पोस्ट प्रांडियल इज नथिंग बट खाने के बाद, आफ्टर हैविंग द फूड, खाने के बाद, दैट मींस पोस्ट प्रांडियल। इसी को बोलते हो अल्कलाइन टाइड। अल्कलाइन टाइड। अब ऐसी चीज बताऊंगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, सर ये तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है, मैं
कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है भैया। पहली चीज मेरे साथ साथ रिपीट करो, पोस्टप्रैंडियल अल्कलाइन टाइड। पोस्टप्रैंडियल अल्कलाइन टाइड का मतलब क्या है? खाने के बाद ब्लड का पीएच अल्कलाइन हो गया, इसी को बोले आपने क्या? पोस्टप्रैंडियल अल्कलाइन टाइड। तो एमसीक्यू फॉर यू पीपल इज दिस वन, पोस्टप्रैंडियल अल्कलाइन टाइड। वेरी नाइस। नाउ डॉक्टर साहब यहां पे सुन लीजिए, तो ये NaHCO3 का तो कहानी खत्म हो गया। अब H प्लस आयन जो था ना, तो डॉक्टर साहब सुन लो, ये H प्लस आयन को क्या करेगा? एक पंप होती है प्रोटॉन पंप, ये बाहर भेजेगा। बाहर भेजा किसको? H प्लस आयन को। H प्लस आयन कंबाइन करेगा किसके साथ? क्लोराइड आयन के साथ, गिविंग राइज टू दैट इज ओनली कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1, सर आप तो झूठ बोल रहे हो, क्लोराइड कहां से ले आए आप? कहां से ले आए? यहां से ले आया। जब ये एक माइनस आयन बाहर जा रहा था ना, ये माइनस आयन एक बाहर जाते हुए एक माइनस आयन को अंदर लेके भी आता है। द नेम ऑफ द आयन इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट इज द डक्स ऑफ क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड आयन बाहर आके बनाया HCl। तो आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे डक्स साहब, एसिड कैसा बनता है, एसिड बनने का रीजन, बनने का तरीका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, देन H2CO3, देन HCO3 बाहर आता है, क्लोराइड अंदर आता है, ये H प्लस आयन और क्लोराइड आयन दोनों कंबाइन होकर एसिड बना देते। वेरी गुड। नाउ आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड। तो अभी तक मैं क्या पढ़ा है? एसिड कैसा बनता है। अब एसिड कैसा बनता है आप लोगों को समझ में आ गया, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ए इंटरेस्टिंग थिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज दैट इंटरेस्टिंग थिंग डॉक्टर साहब? आई विल टेल यू पीपल, सुनते जाओ, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। क्या है ये है डॉक्टर साहब, दिस इज फार्मा रिलेटेड विथ फिजियो रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है? तो डॉक्टर साहब स्टिमुलस, स्टिमुलस फॉर व्हाट? स्टिमुलस फॉर एसिड प्रोडक्शन। ऐसे ही मतलब एसिड प्रोड्यूस करेगा तो डैमेज हो जाएगा। तो एसिड प्रोड्यूस करने के लिए कौन सी फैक्टर होता है जिसके वजह से एसिड प्रोडक्शन शुरू होता है? तो सिंपल वे में इफ आई वांट टू टेल यू पीपल, व्हाट आर द रीजंस जिसके वजह से स्टोमक में एसिड प्रोड्यूस होता है? The first and most important stimulus for acid production are one of the most important चीज बोलते हो गैस्ट्रिन। क्या बोलते हो? गैस्ट्रिन। तो डॉक्टर साहब गैस्ट्रिन कहां से आता है? गैस्ट्रिन आता है जी सेल। जी सेल कहां पे? स्टोमक के अंदर। तो जी सेल से एक हार्मोन आता है, एक रिमेंबर दिस वन फैक्टर, सो दिस ए बायोकेम रिलेटेड फैक्टर, इट इज ए हार्मोन। क्या है? हार्मोन। तो कोई भी हार्मोन है तो क्या होता है? इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर रिलीज होता है, तब भी उसको बोला जाता है हार्मोन। सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स कहां पे रिलीज होते हैं? ब्लड के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गैस्ट्रिन के अलावा दूसरी चीज है डॉक्टर साहब वेगस नर्व। कौन है? वेगस नर्व। तो वेगस नर्व के बारे में पढ़ा देते हो, सुन लीजिए। वेगस नर्व इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। कितने टाइप्स ऑफ फाइबर होते हैं? टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। टू टाइप्स, दो तरीके का फाइबर, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स कहां से आए? वेगस नर्व से। फाइबर्स सप्लाई, सप्लाई हूम? स्टोमक। सो बेसिकली दो तरीके का वेगस नर्व होती, दो तरीके का फाइबर्स होती है जो वेगस नर्व से डिराइव होता है। सो दे आर गोइंग टू सप्लाई योर स्टोमक। तो स्टोमक को सप्लाई कर रहे दो तरीके का नर्व फाइबर है। तो एमसीक्यू है क्या? ये इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज लेटार्जेट फाइबर। क्या बोलते हो? लेटार्जेट, लेटार्जेट फाइबर। ठीक है, सो लेटार्जेट फाइबर होते क्या है? ये होते हैं डॉक्टर साहब तुम्हारा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेटार्जेट फाइबर होता क्या है? दे आर द वंस विच आर हेल्पिंग इन द मोटिलिटी। लेटार्जेट फाइबर क्या करता है डॉक्टर साहब? मोटिलिटी में मदद करता है। लेटार्जेट फाइबर आर फॉर मोटिलिटी। Letarget fibers are for motility. Then there is another type of fiber I want you people to understand. They're called as secretory fiber. क्या बोलते हो? secretory fiber. ये secretory fiber जैसा stimulate हो जाएगा तो that will lead to acid production. तो acid produce होने के लिए कारण क्या क्या हुआ? एक हो गया गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन का, ठीक है, या दूसरी कौन है? वेगस नर्व। अब देखते हैं तीसरी स्टिमुलस। डॉक्टर साहब तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस दैट इज ओनली यूर, व्हाट इज दैट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज हिस्टामाइन। कौन है? हिस्टामाइन। तो डॉक्टर साहब अपने पास कितने फैक्टर हो गए? तीन फैक्टर हो गए। कौन सी वो तीन फैक्टर? एक हिस्टामाइन, एक वेगस नर्व, एक गैस। Very good. So we have three types of stimulus which are responsible for the acid production. तो ये तीनों चीज को जाके अप्लाई करते हैं कहाँ पे? वेरी गुड। कहाँ पे? पेराइटल सेल पे।
तो डॉक्टर साहब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, देखो अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बहुत इजी तरीके में, ये बहुत आसान होगा आपके लिए, देखते रहिएगा। ये मान के चलो दिस इज योर वन ऑफ द पेराइटल सेल। व्हाट इज दिस इज योर पेराइटल सेल। ये पेराइटल सेल के ऊपर डॉक्टर साहब सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पे एक रिसेप्टर होती है, द नेम ऑफ द रिसेप्टर इज कॉल्ड एज H2 रिसेप्टर। कौन है? H2 रिसेप्टर। और एक तरीके का रिसेप्टर होता है G रिसेप्टर। कौन होता है? G रिसेप्टर। G रिसेप्टर के अलावा डॉक्टर साहब और एक तरीके का रिसेप्टर होती है, द नेम ऑफ द रिसेप्टर इज कॉल्ड एज M1 रिसेप्टर। M1 रिसेप्टर है। तो तीन तरीके का रिसेप्टर है, कौन कौन है? H2 रिसेप्टर, दूसरा है G रिसेप्टर, तीसरा है M1 रिसेप्टर। तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, आप ध्यान से सुन लीजिए। तो हमारा जो फैक्टर कौन था? एक था हिस्टम है। कौन था? हिस्टम। वेरी गुड। तो हिस्टामाइन आएगा, स्टिमुलेट करेगा H2 रिसेप्टर। हिस्टामाइन विल स्टिमुलेट विच रिसेप्टर? H2 रिसेप्टर। गैस्ट्रिन विल कम एंड स्टिमुलेट whom? गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रिन आएगा, ये स्टिमुलेट करेगा G रिसेप्टर को। और असिटाइल कोलिन आता है, तीसरा कौन होता है? असिटाइल कोलिन। तो डॉक्टर साहब डरो मत, मैं सिखाता हूं आप लोगों को असिटाइल कोलिन कहां से आता है वो भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लेना बस। असिटाइल कोलिन विल गो एंड स्टिमुलेट M1 रिसेप्टर। ठीक है, तो ये असिटाइल कोलिन आया कहां से? ये असिटाइल कोलिन आया डॉक्टर साहब दो चीजों के, मतलब बेसिकली वेगस नर्व से ही आता है। बेसिकली कहां से आता है? वेगस। वेगस नर्व कैसा तरीके का नर्व है? पैरासिम्पेथेटिक। दिस इज व्हाट टाइप ऑफ नर्व? पैरासिम्पेथेटिक। तो पैरासिम्पेथेटिक नर्व वेगस है, वेगस के वजह से सेक्रेट हुआ किसने? असिटाइल कोलिन ने। बढ़िया। अब आप लोगों को क्वेश्चन आता है सर हिस्टामाइन कहां से? हिस्टामाइन आया, तब से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था एक सेल के बारे में, अब ध्यान नहीं दिए होंगे तो अब तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो कौन है? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल। में इसलिए बोल रहा था द नेम ऑफ द सेल इज ओनली कॉल्ड एज ECL सेल। तो अब सुन लीजिए, ECL सेल हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करवाता है, और G सेल किसको प्रोड्यूस करवाता है? गैस्ट्रिन को। और असिटाइल कोलिन आ गया किससे? वेगस नर्व से। नाउ बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलेशन डॉक्टर साहब क्या होता है? दे विल अलो इंक्रीज ऑफ कैल्शियम इनसाइड द सेल। तो क्या किया? मैं G रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, G रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते ही डॉक्टर साहब, G रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते ही G रिसेप्टर विल अलो एंट्री ऑफ द कैल्शियम आयंस। ठीक है, M रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते विल अलो द एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, सिंपल है, ये दोनों रिसेप्टर स्टिमुलेट करते ही कैल्शियम को अंदर आने। बढ़िया। अब हिस्टामाइन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने से एक चीज होता है डॉक्टर साहब, CAMP। व्हाट इज दैट कॉल्ड? CAMP। तो CAMP एंड कैल्शियम इज बीइंग इंक्रीज्ड इनसाइड द सेल। अब इसके वजह से डॉक्टर साहब ये कैल्शियम और CAMP जाके इट विल गो एंड एक्टिवेट समबडी कॉल्ड एज अ प्रोटीन काइनेस। क्या बनाता है? प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट। ये प्रोटीन काइनेस क्या करवाता है? ये एक चीज को बनाता है, उसी का नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन पंप। तो डॉक्टर साहब सुन लो मेरा बात पूरा। नाउ आई विल गिव ए ओवरऑल समरी। तो समरी देते हुए पूरा ध्यान यहाँ पे। रूल नंबर 1, व्हाट इज दैट? वी हैड फूड। फूड खाने के बाद क्या हुआ? इट वेंट इनसाइड, इट स्टिमुलेटेड विच नर्वस सिस्टम। खाने के बाद रेस्ट एंड डाइजेस्ट, दैट इज योर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यू हैड फूड, पैरासिम्पेथेटिक एक्टिवेट हुआ, उसके वजह से असिटाइल कोलिन आया। ठीक है, फूड खाए थे, फूड के वजह से गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हुआ। गैस्ट्रिन विल आल्सो लीड टू कैल्शियम एंट्री एंड टक्स अप एंट्रोक्रोमैफिन सेल। एंट्रोक्रोमैफिन सेल हिस्टामाइन को बनाता है। तो हिस्टामाइन जाके H2 रिसेप्टर के ऊपर काम करता है। H2 रिसेप्टर, G रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर, तीनों के वजह से टक्स अप क्या होता है? दैट इज गोइंग टू एक्टिवेट योर प्रोटीन काइनेस। अब ये प्रोटीन काइनेस क्या करता है? प्रोटॉन पंप को बनाता है। प्रोटॉन पंप का काम क्या है? पीछे तो देखो, कहां पे? यहाँ पे प्रोटॉन पंप कर क्या रहा है? इट इज पंपिंग द हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन पंप करने के लिए कौन चाहिए? प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप आया कहां से? फ्रॉम दिस 3 फैक्टर। ये तीनों फैक्टर की वजह से प्रोटॉन पंप आया। तो दैट इज गोइंग टू कॉज एसिड प्रोडक्शन। सो एसिड प्रोडक्शन कब होता है? फूड खाने के बाद। बेसिकली एसिड प्रोडक्शन का स्टेजेस है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन सम टाइम, बट बिफोर गोइंग देयर आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड दिस मच। अब समझने के बाद अब थोड़ा डेप्थ में घुसते। कहां पे? वेरी इजी डॉक्टर साहब, वी हैव द ड्रग्स
वी हैव द ड्रग्स। अब ड्रग्स का क्या कहानी है भैया, ड्रग्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, फार्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो बहुत सारे लोगों को डर आता है। थिंक अबाउट दिस, आई हैव सम ड्रग्स कॉल्ड एज H2 ब्लॉकर। कौन है H2 ब्लॉकर? H2 ब्लॉकर का काम क्या है? H2 blockers are the ones which will go and inhibit H2 receptor। H2 receptor को बंद करवाता है। H2 receptor बंद होते ही टक्स अप, there will be decrease of the acid production, decrease of the acid production। तो हमारे पास एक ड्रग है, ड्रग्स कौन है? H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर के वजह से होता क्या है? एसिड प्रोडक्शन कम होती है। तो दैट H2 ब्लॉकर मतलब क्या हो गया? तो थोड़ा पीछे जाके देख लेते हैं। डॉक्टर साहब कुछ नहीं, मैं इसको अगर बंद कर दिया, इसको अगर मैंने बंद कर दिया, CAMP नहीं रहेगा, CAMP नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। H2 ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आई विल गिव यू ऑल द MCQ। H2 ब्लॉकर द ड्रग नंबर 1 जो रिसेंट टाइम्स पे क्या हो गया, तो दैट वाज योर फेवरेट ड्रग, रैंटैक बोलते थे ना, रैंटैक, दैट वाज ए ब्रांड नेम। बेसिकली उसके अंदर एक कंपाउंड रहता है, दैट इज द नेम ऑफ द ड्रग इज कॉल्ड एज ड्रग्स ऑफ वेरी गुड, दैट इज ओनली योर रेनिटिडिन। कौन है तुम्हारा? रेनिटिडिन, वेरी गुड। तो H2 ब्लॉकर के अंदर फर्स्ट वन इज whom, दैट इज योर रेनिटिडिन, रेनिटिडिन, ठीक है। रेनिटिडिन के अलावा और कौन है? रेनिटिडिन के अलावा और एक ड्रग है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज सिमेटिडिन। तो व्हाई एम आई गोइंग टू फोकस ओनली ऑन दिस टू ड्रग्स? सिमेटिडिन के अलावा निजाटिडिन है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट देयर, बट आई एम गोइंग टू गेट इनटू सिमेटिडिन, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। किस लिए इंपॉर्टेंट? MCQ के लिए, क्योंकि सिमेटिडिन इज ए ड्रग विच विल कॉज गायनेकोमेस्टिया। इसका एक साइड इफेक्ट होता है, इसको रटना पड़ेगा, गायनेकोमेस्टिया। व्हाट इज दैट? गायनेकोमेस्टिया। तो MCQ है, सो व्हाट इज दैट MCQ? गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय विच एंटासिड, मतलब कौन सी एसिड प्रोडक्शन कम करवाने वाली ड्रग है जिसके वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। गायनेकोमेस्टिया मींस डेवलपमेंट ऑफ दैट इज बेसिकली, डेवलपमेंट से भी बेहतर टर्म में ना, enlargement of breast tissue in the male, that is only called as gynecomastia। बढ़िया। तो अब डॉक्टर साहब एक तरीका तो ढूंढ लिए, अब एक तरीका ढूंढ लिए तो माय स्टूडेंट्स आर वेरी ब्रिलियंट। अब आप लोग ही बोलोगे दूसरा ड्रग कौन होता है? वेरी गुड, M1 ब्लॉकर। M1 को ब्लॉक करोगे तो एसिड प्रोडक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। तो M1 ब्लॉकर कौन है डॉक्टर साहब? दैट इज ओनली कॉल्ड एज, दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर पायरनजापाइन। कौन है? पिरनजापाइन। तो पिरनजापाइन का याद रखने का तरीका क्या है डॉक्टर साहब? एक ड्रग है, उसका नाम है पिरनजापाइन, विच विल ब्लॉक M1 रिसेप्टर, बिकॉज ऑफ विच एसिड प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज्ड। अब पिरनजापाइन के अलावा वी हैव वन मोर ड्रग रिसेंटली, दैट इज ओनली योर टिलेनजापाइन। कौन है? टिलेनजापाइन। सो सारे जापाइन के एंडिंग का ड्रग्स जो है दे आर योर M1 ब्लॉकर। तो M1 ब्लॉकर है, तो डॉक्टर साहब ये भी ठीक है, बट एक बार देखें तो सही क्या है। अगर मैं M1 को भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है, H2 को भी ब्लॉक कर दिया, स्टिल आई हैव गैस्ट्रिन, उसके वजह से भी तो एसिड प्रोडक्शन होता है। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू पीपल, अपने पास H2 ब्लॉक कर दिया, एसिड प्रोडक्शन कम हुआ पर बंद नहीं हुई, क्यों? क्योंकि देयर आर अदर टू थिंग्स। अब मैं उसके साथ M1 ब्लॉकर को भी ऐड कर, फिर भी G रिसेप्टर तो काम कर रहा है, स्टिल आई डोंट हैव ए बेस्ट ऑफ, मतलब बेस्ट ड्रग तो नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सीधा जाओ डॉक्टर साहब, इसको बंद कर दो ना, प्रोटॉन पंप है कि नहीं? तो प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करने वाले क्या हो जाएगा? तुम कितने भी स्टिमुलेशन दो भैया, दो स्टिमुलेशन दो, क्या कितना स्टिमुलेट कर लो, प्रोटॉन पंप को ही बंद करा दिया मैंने। जब प्रोटॉन पंप को बंद करवा दिया, ऑटोमेटिकली देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एसिड, सो दैट विल बिकम द बेस्ट ड्रग्स। बेस्ट ड्रग्स व्हिच डिक्रीज द एसिड प्रोडक्शन, दे आर ओनली कॉल्ड एज ऑल टाइम फेवरेट ड्रग्स ऑफ एवरी मेडिकल स्टूडेंट, दे आर योर PPIs। उसी को बोलते हो प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर करेगा क्या? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को पढ़ा दे तो सुन लीजिए भैया, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे आर गोइंग टू ब्लॉक प्रोटॉन पंप। बढ़िया, प्रोटॉन पंप ब्लॉक हो गया तो डिक्रीज ऑफ HCl प्रोडक्शन, आप खत्म। तो डिक्रीज ऑफ एसिड प्रोडक्शन करवाने के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। कौन कौन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर? Proton pump inhibitors are one of the most important drugs. They are your pantoprazole.
कौन है? पैंटोप्राजोल। पैंटोप्राजोल के अलावा वी हैव लैंसोप्राजोल। कौन है? लैंसोप्राजोल। तो लैंसोप्राजोल के अलावा और कौन है? ड्रग्स अब आज के टाइम पे मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज, नॉट अबाउट अवेलेबिलिटी, मोस्ट जो वाइडली यूज होता है पैंटोप्राजोल। उसके अलावा और एक ड्रग होता है ओमेप्राजोल, है ना? ओमेप्राजोल के अलावा आज के टाइम पे आप लोगों को अच्छे से मिलने लग गया कौन सी है? रेबेप्राजोल। बढ़िया। तो रेबेप्राजोल। तो ऑल दीज ड्रग्स आर द वंस विच आर प्रोटीन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन कौन है? पैंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, दैट इज ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल और एक है एस्मोप्राजोल। तो ऑल दीज ड्रग्स आर द वंस विच आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो बेसिकली व्हाट वी लर्न सो फार, अब ध्यान से देखो, इतना शॉर्ट टाइम में मैं स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स पढ़ा दिया, एसिड प्रोडक्शन पढ़ा दिया, एसिड प्रोडक्शन के अलावा सेल्स पढ़ा दिया एंड ड्रग्स भी पढ़ा दिया, है ना? तो ये ड्रग्स पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ेंगे? अरे सर अब तो खत्म है ना? नहीं, खत्म नहीं, अब शुरुआत है। तो कैसा है शुरुआत, देखते हैं डॉक्टर साहब। लेट्स लर्न अबाउट इवन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू टीच यू पीपल, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज, लेट्स लर्न अबाउट पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर, पीयूडी। तो पीयूडी होता क्या है? तो पीयूडी इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो देयर इज ए अल्सर। ये अल्सर दो जगह में हो सकता है। अल्सर ऑफ द स्टोमक को भी बोल सकते हो, है ना? दूसरी चीज होता है अल्सर ऑफ द डियोडिनम को भी बोल सकते हो। सो डियोडिनल अल्सर भी हो सकता है, स्टोमक अल्सर भी हो सकता है। दोनों को क्या बोलते हो? पेप्टिक अल्सर। अब ये पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर के अंदर आप लोगों को पढ़ना क्या चाहिए? तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहीं पे भी आप लोगों को पढ़ाते नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजी। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? तो पैथोलॉजी एंड आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड एटियोलॉजी। कौन है? एटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब क्या होता है? कॉज। कॉज मतलब क्या होता है? किस चीज की वजह से हुआ। एंड पैथोलॉजी मतलब क्या हो गया? मीन्स आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डिसीज प्रोग्रेशन। दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं, एटियोलॉजी एंड पैथोलॉजी ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर। तो डॉक्टर साहब अपने पास कितने अल्सर है? दो जगह का अल्सर। एक डियोडिनल अल्सर, उसका पैथोलॉजी अलग होगा। एक स्टोमक अल्सर, उसका पैथोलॉजी अलग होगा। तो पहले पढ़ते हैं डियोडिनल अल्सर। वेरी गुड। डियोडिनल अल्सर। अब डियोडिनल अल्सर के बारे में पढ़ना है तो डियोडिनल अल्सर कैसा होता है? डियोडिनल अल्सर ऐसा होता है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज सिंप्लीफाइड वे में बताऊं तो एनीथिंग विच इज ड्यू टू क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज्ड एसिड सेक्रेशन। इंक्रीज्ड एसिड सेक्रेशन, एसिड सेक्रेशन क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब मेरा बात पूरा सुन लीजिए। ये मान के चलो तुम्हारा स्टोमक था, स्टोमक के बाद में कौन है? डियोडिनम। अब यहाँ पे क्या हो गया? देयर इज ए इंक्रीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ज्यादा हो गया। अब इंक्रीज्ड एसिड कहाँ जाएगा? इंक्रीज्ड एसिड, एसिड कहाँ जाता है? स्टोमक से ऑटोमेटिकली भैया। वेरी गुड। कहाँ जाता है? वेरी नाइस, it will go into duodenum. So increased acid will go where? Increased acid will go into the most important aspect, that is duodenum. ठीक है, डियोडिनम के अंदर इंक्रीज्ड एसिड जाएगा तो ऑटोमेटिकली एसिड बहुत ज्यादा है। अब डियोडिनम न्यूट्रलाइज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो इट विल लीड टू अल्सर, दैट विल लीड टू अल्सर। सो सिंपल रूल क्या है? रूल नंबर 1, एसिड बढ़ गया, वो ज्यादा एसिड कहाँ गया? डियोडिनम में। वेयर डिड इट गो? डियोडिनम। इनसाइड द डियोडिनम इट वाज सपोज टू न्यूट्रलाइज, बट अब क्या हो गया? एसिड का क्वांटिटी ज्यादा हो गया, न्यूट्रलाइज कर नहीं पाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? दैट विल लीड टू अल्सर। वेरी नाइस। सो एनीथिंग व्हिच विल लीड टू इंक्रीज्ड एसिड विल लीड टू डियोडिनल अल्सर। तो कब होता है भैया? तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? देयर इज ए कॉज। कॉजेस के बारे में मैं थोड़ी देर में आऊंगा। लेट्स अंडरस्टैंड स्टोमक अल्सर कैसे होता है। स्टोमक अल्सर कैसे? स्टोमक अल्सर होने का कारण मतलब हाउ विल इट अकर? पैथोजेनेसिस, दैट इज वेरी इजी। डॉक्टर साहब ये तुम्हारा कौन था? स्टोमक था। ये कौन था? स्टोमक। तो स्टोमक के अंदर कौन है? हु इज द? HCl। HCl और स्टोमक के बीच में कौन है? म्यूकस बैरियर। अब मैं क्या करूंगा? म्यूकस बैरियर को क्या करूंगा भैया? डैमेज करूंगा। म्यूकस बैरियर को मैं क्या कर दिया? डैमेज कर दिया। तो एसिड क्या हुआ? एसिड वेंट एंड डैमेज द स्टोमक। सिंपल एज दैट। तो स्टोमक को प्रोटेक्ट करने वाला एक बंदा था, उसका नाम ही म्यूकस बैरियर। अब म्यूकस बैरियर क्या हो गया? गायब हो गया, डैमेज हो गया। तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू, हाँ जी, वेरी नाइस, इट विल लीड टू
अल्सर इन द स्टोमक। तो स्टोमक अल्सर क्यों होता है, सिंप्लीफाइड डेफिनेशन लिखो। सिंप्लीफाइड डेफिनेशन इज बिकॉज ऑफ डैमेज, बिकॉज ऑफ डैमेज। डैमेज टू whom? डैमेज फॉर टू म्यूकस बैरियर, डैमेज टू म्यूकस बैरियर। तो म्यूकस बैरियर को डैमेज हो गया तो स्टोमक अल्सर। तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब क्या होता है, स्टोमक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर मतलब स्टोमक का अल्सर हो सकता है, या नहीं तो डियोडिनल अल्सर हो सकता है। ये दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कॉज आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड H. pylori, H. pylori, H. pylori का क्या कहा, H. pylori is a bacteria, is a अब ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, दिस बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस टू इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं वो दो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पढ़ाता हूं, इसका विरुलेंस फैक्टर पढ़ोगे, इसको क्या बोलते हैं, विरुलेंस फैक्टर। तो विरुलेंस फैक्टर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर? एक होता है इसका टॉक्सिन, एक होता है टॉक्सिन। टॉक्सिन इज ऑल्सो डैमेजिंग फैक्टर। टॉक्सिन के अलावा दिस विरुलेंस फैक्टर, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर। वो इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर इज डक्साबा, दैट इज एक एंजाइम प्रोड्यूस करवाता है यूरिएस। क्या है, यूरिएस। तो यूरिएस पॉजिटिव एंड टॉक्सिन। टॉक्सिन का नाम क्या होता है? देयर टॉक्सिन्स नेम आर कॉल्ड एज कैग एंड वैक। There are two toxins, two toxin, CAG and VAC, और एक यूरियस पॉजिटिव। ये दोनों की वजह से क्या होता है? तो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट द टॉक्सिन के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, टॉक्सिन के बारे में। अरे ये सारे चीजें बिना पढ़े आप लोग क्या कर लेते हो, जोश में चले जाते हो कि मैं सर्जरी पढ़ लूंगा। अरे सर्जरी पढ़ो, कौन मना किया, बट पढ़ने से पहले बेसिक सीखो। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस क्लास, है ना। तो टॉक्सिन, तो तक सब चलिए, टॉक्सिन करता है, टॉक्सिन विल डैमेज म्यूकस बैरियर। अगर म्यूकस बैरियर डैमेज हो गया तो ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू स्टोमक अल्सर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, स्टोमक अल्सर। तो स्टोमक अल्सर के अंदर MCQ नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी विल लीड टू स्टोमक अल्सर? दैट फॉलोइंग फैक्टर इज योर टॉक्सिन। वेरी गुड। चलो देखते हैं टॉक्सिन के अलावा क्या है। यूरियस का कहानी क्या है? टॉक्सिन तो पढ़ लिए भैया, चलिए फिर यूरियस के बारे में पढ़ते हैं। यूरियस कौन है? यूरियस। तो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, आई एम टीचिंग यू पीपल माइक्रोबायो हियर, ठीक है। मैं बोला था कितना, 5, अब माइक्रोबायो ऐड करते हैं। अब बीच में बायोकेम भी ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। बीच में अगर मजा, मतलब इफ आई गेट इंटरेस्ट, डर्मा ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेयर वी आर फाइंडिंग ए कोरिलेशन, लेट्स गो देयर, ठीक है, डोंट वरी। यूरियस का काम क्या है? डक्स अप, वेरी इजी, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड। अपने पास यूरिया होता है, कौन होता है? यूरिया, ठीक है। तो यूरिया के बारे में जब पढ़ रहे हो तो एक MCQ याद रखना, यूरिया साइकिल। कौन है? यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल का लोकेशन पूछा जाता है, यूरिया साइकिल कहां पे होता है करके लोकेशन पूछा जाता है। द लोकेशन ऑफ द यूरिया साइकिल इज इन द लिवर। क्या है? लिवर। यहाँ पे लिवर के अंदर यूरिया साइकिल में होता क्या है? इट्स वेरी इजी। एक चीज होती है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया से यूरिया बनेगा। अमोनिया से क्या बनेगा? यूरिया बनेगा। इसी को आप लोग क्या कहला जाते हैं? यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कहां पे होता है? लिवर। तो लिवर के अंदर, इवन डेप्थ में जाएंगे, लिवर के अंदर कहां पे होता है? इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। तो दोनों जगह पे यूरिया साइकिल होती है। मतलब आप लोगों को MCQ नंबर 1, व्हाट इज यूरिया साइकिल? कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। शानदार। लोकेशन लिवर के अंदर कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड बोथ साइटोप्लाज्म। तो दोनों में क्या होता है? यूरिया साइकिल। अब दूसरी चीज है, यूरिया के बारे में भी आ गया। अब यूरिया के बारे में आ गया तो यूरिया आ गया। यूरिया क्या होता है? यूरिया will get converted into something called as ammonia। कौन है? अमोनिया। अमोनिया में कन्वर्ट होने के लिए कौन सी एंजाइम काम किया? यूरियस।
तो बेसिकली वी हैड ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड यूरियस, यूरियस क्या कर दिया डॉक्टर साहब, अमोनिया बना। ये अमोनिया क्या करता है, अमोनिया जाके वेरी सिंपल चीज करता है, क्या करता है, इट विल गो एंड न्यूट्रलाइज, इट विल गो एंड न्यूट्रलाइज HCl। तो आप लोगों का सोच आएगा सर इट इज वेरी गुड थिंग ना, ammonia is causing neutralization of the acid. So according to that, if there is a neutralization of the acid, means it is a good thing. No, न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या होता है, योर स्टोमक का विल डू वन इंटरेस्टिंग काम, क्या करता है, न्यूट्रलाइज द एसिड। उसके वजह से पहले क्या हुआ, एसिड कम हुआ, एसिड कम होते ही तुम्हारा स्टोमक चुप रहेगा क्या, नहीं, ये बंदा क्या करेगा, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करवाएगा। क्या प्रोड्यूस करवाएगा, गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करवाते ही ये गैस्ट्रिन क्या करेगा, ये जाके स्टिमुलेट करेगा पेराइटल सेल। नाउ दिस पेराइटल सेल विल डू व्हाट, इट विल प्रोड्यूस द इंक्रीज्ड एसिड। अब देखो वेरी इजीली क्या हो गया, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ। बहुत ज्यादा एसिड क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि पहले एसिड को न्यूट्रलाइज किया गया। एसिड को न्यूट्रलाइज किसने किया था, दैट वाज बाय अमोनिया। अमोनिया कहां से आया था, यूरिया। यूरिया कहां से, यूरिया अमोनिया में क्यों कन्वर्ट हुआ, यूरियस के वजह से। यूरियस कहां से आया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वेरी नाइस। नाउ लिसन टू मी, HCl ज्यादा होगा, HCl ज्यादा होगा तो अच्छी बात है कि बुरी बात है, यस यू आर ब्रिलियंट। पीछे तो देखो, कहां पे, थोड़ा पीछे स्लाइड में देखना, कहां पे, यहां पे पढ़ाया था। सो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अलावा ऊपर में पढ़ाया था यहां पे डियोडिनल अल्सर में, मैं क्लियरली बोला था इंक्रीज्ड एसिड विल लीड टू डियोडिनल अल्सर। अब क्या हो गया, एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली डियोडिनल अल्सर, डियोडिनल। So we learnt about what is the duodenal ulcer, stomach ulcer, as well as the factors of the helicobacter. चलो now किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर वाला बंदा क्या करेगा, तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर मतलब ये क्या कंप्लेंट लेके आएगा। कंप्लेंट हो सकता है बहुत स्पेसिफिक कंप्लेंट, कुछ भी नहीं होता इसका मतलब, कोई पैथोग्नोमोनिक कंप्लेंट इतना स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा, बट देयर आर फ्यू कॉमन कंप्लेंट सच एज हार्ट बर्न, ठीक है, हार्ट बर्न के अलावा टक्साबा। सो देयर विल बी पेन, देयर विल बी व्हाट, पेन। पेन कब होता है, पेन आफ्टर फूड। अब खाने के बाद क्या होता है, इसको क्या होगा, पेन आफ्टर हैविंग द फूड। फूड खाने के बाद क्या हुआ, पेन हुआ। तो अब डॉक्टर साहब यहां से MCQ आएगा, तो सर देर आर टू टाइप्स ऑफ अल्सर, देर आर टू टाइप्स ऑफ अल्सर, दो तरीके का अल्सर, दो तरीके का अल्सर में दोनों में खाने के बाद पेन आएगा, बट देर इज ए डिफरेंस। व्हाट इज दैट, आफ्टर फूड, आफ्टर फूड। सो इफ ए पेशेंट इज हैविंग इमीडिएटली आफ्टर फूड पेन आया, जस्ट वो खाया, खाते ही 5-10 मिनट के अंदर क्या हो गया, पेट में दर्द होने लगा, दैट मीन्स इट इज ए स्टोमक अल्सर, दैट मीन्स इट इज व्हाट, स्टोमक अल्सर। ठीक है, तो आप लोगों को और भी डेप्थ में जा सकता हूं मैं, बट इट इज नॉट वर्थ योर टाइम। तो आई विल टेल यू पीपल, एक पॉइंट रख लीजिए, इमीडिएटली आएगा तो स्टोमक अल्सर, अगर आफ्टर 3 to 4 hours आफ्टर द फूड, और समटाइम्स 2 to 3 hours अप्रोक्सीमेटली आफ्टर फूड, तो 2-3 घंटे के बाद आता है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ये कौन हो गया, डियोडिनल अल्सर। इसके लिए भी रीजन है, बट विच कैन नॉट बी पुट इन टू MCQ, सो वी डोंट वांट टू वेस्ट। चलो फिर, तो फूड आया, फूड के बाद दर्द आ गया, दर्द इमीडिएटली आएगा तो पेट का अल्सर, आराम से आएगा तो डियोडिनल का अल्सर। बढ़िया। तो इसके अलावा देर आर सम नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट। पेशेंट को हो सकता है डॉक्टर साहब अनीमिया हो सकता है, अनीमिया के अलावा डॉक्टर साहब इसको दर्द हो रहा था ना, खाएगा नहीं, he will not eat, so that can lead to weight loss, that can lead to what, weight loss हो सकता है। ठीक है, वेट लॉस के अलावा द पेशेंट कैन हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर साहब कहीं पे अल्सर हो गया है ना, अल्सर हो गया तो क्या होगा, बेसिकली सुपरफिशियल म्यूकस लेयर हैज बीन एरोडेड, सुपरफिशियल मेम्ब्रेन हैज बीन एरोडेड, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक वुंड बन जाएगा। सिंपल एज दैट है, मैं नीचे गिर गया, गिरते ही क्या हो जाएगा, वुंड हो जाएगा। तो वैसे ही स्टोमक के अंदर क्या हुआ, एसिड गिरा, एसिड गिरते ही क्या हो गया, स्टोमक का सुपरफिशियल लेयर जल गया, तो देयर इज अ वुंड इनसाइड, बेसिकली अल्सर इनसाइड तो स्टोमक। अब ये अल्सर से क्या हो सकता है, सम पेशेंट्स वो अल्सर से क्या होगा, ब्लीड हो जाएगा,
ब्लीड हो जाएगा तो ये ब्लीड कहाँ जाएगा, फूड के साथ मिलके स्टूल के अंदर घुस जाएगा। स्टूल के अंदर अगर ब्लड जाएगा तो स्टूल के अंदर जाने तक इट विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज मेलिना। व्हाट इज दैट, मेलिना। मेलिना मतलब क्या होता है, ब्लैक और डार्क डार्क टारी स्टूल। क्या होते हैं, डार्क टारी स्टूल। ठीक है, अब आज के टाइम पे एग्जामिनर भी ब्रिलियंट हो गया। why does melena will become into black color? हाँ, एग्जामिनर देखो कौन सी शानदार पॉइंट पकड़ लिया है ना। तो आई विल टीच यू पीपल व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन द मेलिना। तो मेलिना के अंदर कुछ नहीं है। सो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड देयर इज ए अपर जीआई ब्लीड। ठीक है, अब अपर जीआई के अंदर ब्लीड हुआ। अपर जीआई के अंदर मतलब सो बीट स्टोमक आर पार्ट 1 पार्ट 2 ऑफ द डियोडिनम, वहां पे अल्सर है तो वहां पे क्या हुआ, ब्लीड हुआ। ये ब्लीड के अंदर से कौन बाहर आया, ब्लड बाहर। ये ब्लड क्या हो गया, दिस ब्लड विल रिएक्ट विद एसिड। ये ब्लड क्या करेगा, रिएक्ट विद द एसिड। एसिड के साथ क्या करेगा भैया, रिएक्ट करेगा। सो एसिड के साथ रिएक्ट करते ही ये होगा क्या, इट विल लीड टू ब्लैक कलर स्टूल। क्यों ब्लैक कलर स्टूल, बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज, एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है उसका नाम है एसिड हेमेटिन। क्या बोलते हो, एसिड हेमेटिन। ठीक है, एसिड हेमेटिन एक पिगमेंट है। ये पिगमेंट कौन सी कलर में होता है, ब्लैक से, इट विल वेरी फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउन। कहां से कहां का डिफरेंस होता है, ब्लैक और ब्राउन के बीच के कलर में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिड हेमेटिन। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट इंपॉर्टेंट, द एग्जामिनर विल आस्क यू द मेलेना इज कॉजिंग ब्लैक टारी स्टूल बिकॉज ऑफ विच पिगमेंट। वहां पे आपको आंसर करना है एसिड हेमेटिन, एसिड हेमेटिन। बिकॉज दूसरा ऑप्शन कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो सकता है, हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन स्टूल के अंदर यूजुअली नहीं आएगा, सो आपको मिलेगा एसिड हेमेटिन। सिंपल एज। चलिए फिर आगे बढ़ते। तो ये सारे कंप्लेंट हो गए, कंप्लेंट आ गया तो डायग्नोसिस कैसे है ना। तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड डायग्नोसिस ऑफ द पीयूडी। डायग्नोसिस ऑफ द पीयूडी, आओ पीयूडी का डायग्नोसिस कैसा करें। सो पीयूडी का डायग्नोसिस करने के लिए द बेस्ट मेथड इज डॉक्टर साहब वी कॉल इट एज अपर जीआई एंडोस्कोपी। क्या बोलते हो, अपर जीआई एंडोस्कोपी। सिंपल रूल है, कोई भी नेचुरल ओपनिंग बॉडी के अंदर, कोई भी नेचुरल ओपनिंग सच एज माउथ, एनल कैनाल, सच एज दैट इज योर नोज, वेजाइना, ऑल दीस आर नेचुरल ओपनिंग। सो नेचुरल ओपनिंग के अंदर अगर कोई भी कैमरा डालोगे, इफ यू पुट ए कैमरा इनटू ए नेचुरल ओपनिंग, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ए एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का मतलब क्या है, एनी नेचुरल ओपनिंग इन द बॉडी, उसके अंदर कैमरा डाल के देखोगे तो क्या बोलोगे, एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी के लिए आप लोगों को आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड अपर जीआई एंडोस्कोपी मतलब क्या है। बेसिकली इट्स ए कैमरा लिए कहां घुसाए भैया, पूरा स्टोमक के अंदर तक डाले तो वहां पे क्या होगा, हमारा कैमरा पिक्चर तो ले लिया। बट द थिंग इज दैट अपर जीआई एंडोस्कोपी पिक्चर ले रहे हो, वहां तक पहुंच गया, विथ बायोप्सी कर दो ना, वहां से एक टुकड़ा उठा के लाओ ना, और भी शानदार होगा। क्यों, तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको डायग्नोसिस साबित करने में बायोप्सी मदद करेगा, इट विल हेल्प यू प्रूव द डायग्नोसिस। तो अपर जीआई एंडोस्कोपी के अंदर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अपर जीआई एंडोस्कोपी विद बायोप्सी की। ठीक है, तो एग्जामिनर भी बहुत बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, अपर जीआई एंडोस्कोपी कहां तक पहुंचता है। अपर जीआई एंडोस्कोपी टिल D2 डियोडिनम का पार्ट 2 तक पहुंचता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। डियोडिनम इज डिवाइडेड इनटू D1, D2, D3, D4, मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है डियोडिनम को। तो उसके अंदर पहला 2 हिस्से तक, टिल फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ द डियोडिनम तक हमारा अपर जीआई एंडोस्कोपी विल रीच। सो अपर जीआई एंडोस्कोपी कहां तक रीच हुआ, इट विल रीच टिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन, दैट इज टिल D2. Very nice. So till the D2 we have upper GI endoscopy which has been going. Okay. Upper GI endoscopy से biopsy लिए, तो biopsy के अंदर I want you to understand. डॉक्टर साहब point number 1. The point number 1 is very simple. biopsy लेने का तरीका क्या है। तो biopsy
वेरी इजीली अंडरस्टैंड, वेरी सिंपली। तो आप लोगों को मैं एक चीज सिखाता हूँ, सुन लीजिए। बायोप्सी लेने का क्या करना है। इफ कहां पे, इफ अल्सर, इफ देर इज ए अल्सर, इफ देर इज, व्हाट इज दैट, अल्सर। अल्सर कहां पे होगा, इफ देर इज ए अल्सर इन वेयर, इफ देर इज ए अल्सर इन द स्टोमक। अगर स्टोमक के अंदर अल्सर हो गया तो आप लोग बायोप्सी कहां से लोगे, बायोप्सी लोगे दो जगह से। वन ऑफ द लोकेशन नंबर वन इज एंट्रम, लोकेशन नंबर वन इज एंट्रम, रम नहीं है, एंट्रम ऑफ द स्टोमक। दूसरी पार्ट कहां से लोगे, दैट इज अल्सर साइड। जहां पे अल्सर है, सुन लीजिए, वेरेवर देर इज ए अल्सर, वेरेवर देर इज ए अल्सर, अल्सर जहां पे है वहां से एक टुकड़ा उठाएंगे और दूसरी टुकड़ा कहां से उठाओगे भैया, एंट्रम से उठाओगे। Why we take out antrum? Because most common site, MCQ देखो, most common site of H pylori, H pylori most commonly कहां पे सर्वाइव होता है, that is in the antrum of the stomach। एंट्रम ऑफ द स्टोमक में बायोप्सी लेना ही चाहिए क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बहुत सारे टाइम पे वहां पे रुकता है, ठीक है। अगर स्टोमक के अंदर तो कोई दिक्कत ही ना था भैया, तो अब कहां पे मिलेगा, इफ देर इज ए अल्सर, इफ देर इज ए अल्सर कहां पे होगा, इन द डियोडिनम। अगर डियोडिनम के अंदर अल्सर है तो आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, नो बायोप्सी, रूल नंबर वन, नो बायोप्सी फ्रॉम द अल्सर। जहां पे अल्सर हुआ है वहां से बायोप्सी लेना मत। डियोडिनम इज ए हाईली वैस्कुलर फिक्स्ड स्ट्रक्चर, तो उसको छेड़ना बहुत रिस्की होता है, तो ज्यादा छेड़ो मत। रादर देन टेकिंग द बायोप्सी फ्रॉम, नो बायोप्सी फ्रॉम वेयर, डियोडिनम का अल्सर। अल्सर कहां पे हुआ है, डियोडिनम के अंदर, तो तब बायोप्सी लोगे क्या, अल्सर से, अल्सर से बायोप्सी नहीं लेंगे। तो कहां से लोगे, दैट इज फ्रॉम द एंट्रम। क्यों एंट्रम से लोगे, बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, एंट्रम के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रिसाइड होता है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज द वन डियोडिनल अल्सर को कॉज करवाता है, दैट इज, ठीक है। तो यू टुक ए बायोप्सी। बायोप्सी के अलावा डॉक्टर साहब, आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, वी हैव वन मोर टेस्ट। आज के टाइम पे यूजुअली नहीं करते हैं, देयर इज अनदर डायग्नोस्टिक मेथड दैट इज ओनली कॉल्ड एज सी यूरिया ब्रेथ टेस्ट, सी यूरिया ब्रेथ टेस्ट। आपको नाम याद रखने से काफी है। सी यूरिया ब्रेथ टेस्ट कहां पे यूज होता है, सी यूरिया ब्रेथ टेस्ट इट विल हेल्प इन द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को पता करने में हेल्प करेगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डायग्नोस कैसे करोगे, हाउ विल यू डायग्नोस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डायग्नोस करने के लिए यू कैन डू सी यूरिया ब्रेथ टेस्ट, या नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बायोप्सी। बायोप्सी लेके आए मतलब क्या हुआ, टुकड़ा लेके आए, बायोप्सी से करो क्या, एक माइक्रोस्कोपी करो ना। क्यों माइक्रोस्कोपी करो, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दिख जाएगा बैक्टीरिया है तो माइक्रोस्कोपी में क्वेश्चन आता है, दैट माइक्रोस्कोपी के अंदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेन, व्हाट इज द स्टेन used for H pylori, what is the stain used for H pylori। H pylori के लिए स्टेन कौन सी यूज करते हो, दैट इज ओनली कॉल्ड एज, हाँ जी कौन सी, दैट इज स्टारी सिल्वर स्टेन। व्हाट इज दैट, स्टारी सिल्वर स्टेन, स्टारी सिल्वर स्टेन, ठीक है। ये स्टेन यूज करोगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को पता कर लिया, अब ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, है कि नहीं। तो लेट्स ट्रीट द पेप्टिक अल्सर पेशेंट। सो ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर, सो ट्रीटमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर आर व्हाट एग्जैक्टली इज देयर। फर्स्ट थिंग आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, आज के टाइम पे एक चीज करते हो, मेडिकल मैनेजमेंट। कौन सी है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे, ड्रग्स यूज करोगे, ठीक है। और दूसरी है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो आज के टाइम पे मोस्टली सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर पेप्टिक अल्सर यूजुअली चाहिए नहीं, रादर देन सर्जिकल ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस में यूज होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर वी यूज समथिंग कॉल्ड एज, दैट इज वैगोटोमी करोगे। क्या करोगे, वैगोटोमी करोगे। वैगोटोमी के अंदर वी हैव व्हाट इज दैट, हाईली सेलेक्टिव वैगोटोमी। कौन सी, हाईली सेलेक्टिव वैगोटोमी। हाईली सेलेक्टिव वैगोटोमी कर सकते हो, बट करने का जरूरी है क्या, आज के टाइम पे उतना जरूरी नहीं है। रादर वी हैव बेटर ऑप्शन, दैट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर डॉक्टर साहब आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे, ड्रग्स यूज करोगे। अब ड्रग्स यूज करनी है तो कौन सी ड्रग यूज करनी है, कब यूज करनी है,
तो ड्रग्स के अंदर फर्स्ट रूल, लेट्स लर्न अबाउट द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी, दैट इज अगर हमें मिला कौन H पाइलोरी, H पाइलोरी मिल गया ना, तो H पाइलोरी को कैसा ट्रीट करें। H पाइलोरी को ट्रीट करने का तरीका इज वेरी इजी। तो वी यूज टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट इज दैट, ट्रिपल थेरेपी, एक यूज करोगे कौन सी ट्रिपल थेरेपी, एक का दूसरा यूज करोगे क्वाड्रेबल थेरेपी, क्वाड्रेबल थेरेपी, एक हो गया ट्रिपल थेरेपी, एक हो गया क्वाड्रेबल थेरेपी। क्वाड्रेबल थेरेपी के अंदर 4 ड्रग होते हैं, कौन से होते हैं 4 ड्रग्स होते हैं, और ट्रिपल थेरेपी के अंदर 3 ड्रग्स, ट्रिपल थेरेपी के अंदर 3 ड्रग्स। तो ट्रिपल थेरेपी में 3 ड्रग, कौन सी 3 ड्रग, ये 3 ड्रग भी बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। क्या है, 2 एंटीबायोटिक लेना है, 2 एंटीबायोटिक्स लेना है, ठीक है। 2 एंटीबायोटिक्स के अलावा एक का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज। अब एंटीबायोटिक कौन सी यूज करना है, ये भी तो एमसीक्यू आ सकता है, सर विच एंटीबायोटिक टू बी यूज्ड। तो वो सिंपल सी बात है, एक का रूल नंबर 1 दैट इज मेट्रोनिडाजोल यूज कर सकते, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल के अलावा वी कैन यूज व्हाट इज दैट, दैट इज अमोक्सिसिलिन, कौन सी है अमोक्सिसिलिन, ठीक है। अमोक्सिसिलिन के अलावा we can also use what is that, one of the most important that is क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्या यूज कर सकते हो क्लेरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन के अलावा we can also use टेट्रासाइक्लिन, कौन है टेट्रासाइक्लिन। अब आप लोगों को थोड़ा मेरे ऊपर हेट्रेड आ रहा होगा, सर इतना क्या इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं। वी फाउंड ए पेशेंट विथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हमारे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का पेशेंट को करनी क्या चाहिए, अपने को करना है वेरी सिंपल ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी के अंदर क्या यूज करोगे, 2 एंटीबायोटिक और एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब 2 एंटीबायोटिक के अंदर, सर 2 एंटीबायोटिक बोल रहे हो, लिख रहे हो 4, तुम पागल हो गए हो क्या, नहीं भैया एनी 2 एंटीबायोटिक, अरे 4 बताया, 4 में से कोई 2 एंटीबायोटिक उठा लेना, वो 2 एंटीबायोटिक के साथ पीपीआई ऐड कर देना। अब पीपीआई कौन सी ऐड करोगे, तो पीपीआई आर यूर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को हम लोग क्या करनी चाहिए, यूज करेंगे इन द स्टेट ऑफ, इन द केस ऑफ व्हाट इज दैट, इन द केस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अब क्वाड्रिबल थेरेपी के अंदर क्या करोगे, दैट्स अब क्वाड्रिबल थेरेपी के अंदर वेरी सिंपल थिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ट्रिपल थेरेपी, क्या है ट्रिपल थेरेपी प्लस कवरिंग एजेंट, कौन है कवरिंग एजेंट। अब कवरिंग एजेंट होता क्या है, कवरिंग एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या होता है, कुछ नहीं, वेरी इजी है। अरे यार ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बस देखो मान के चलते हैं ये स्टोमक है, स्टोमक के अंदर क्या हो गया, यहाँ पे अल्सर, कहाँ पे यहाँ पे अल्सर। अब कहाँ अल्सर है, इन द स्टोमक, स्टोमक में कहाँ पे यहाँ पे अल्सर। अब ये अल्सर के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक ड्रग डालूंगा, ये पूरा जाके एक बैरियर बना डालेगा। तो दिस इज ओनली कवरिंग एजेंट, बेसिकली अल्सर को कवर कर देगा। अगर अल्सर को कवर कर दिया मतलब एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होगा, अगर रिएक्ट नहीं होगा, अगर रिएक्ट नहीं होगा तो रिएक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, दैट विल नॉट कॉज द पेन एंड देयर विल नॉट बी डैमेज, कोई डैमेज भी नहीं होगा एंड इट विल हील द फास्टर। तो कवरिंग एजेंट कौन है, दैट कवरिंग एजेंट डक्साब दैट इज ओनली इवर कॉल्ड एज bismuth. What is the covering agent we have, what is the covering agent we have, the name of the covering agent is only bismuth. bismuth क्या होता है, it is a metal, ठीक है। कौन सी क्या होता क्या है, ये पूरा नाम सुन लीजिए डॉक्टर साहब वेरी केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। कवरिंग एजेंट इज योर bismuth substrate. So what exactly is this bismuth substrate, it is a covering agent. अब आज के टाइम पे क्या कर सकता है, बिस्मथ सबस्ट्रेट का साइड इफेक्ट भी पूछ सकता है। बिस्मथ सबस्ट्रेट कैन कॉज डार्क स्पॉट्स इन ओरल कैविटी, क्या है द ओरल कैविटी के अंदर डार्क स्पॉट्स को बना सकता है, दैट इज द साइड इफेक्ट विच इज कॉज्ड बाय whom भैया, कॉज्ड बाय बिस्मथ सबस्ट्रेट। यू स्टडीड अबाउट द बढ़िया। ट्रीटमेंट के अलावा आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर, व्हाट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ योर पेप्टिक अल्सर डिसीज, कौन है, दैट इज ओनली योर कॉम्प्लिकेशन, कौन है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, अरे मेरे पास एक पेशेंट था उसको पेप्टिक अल्सर हुआ था, मैं रोज बोल रहा था भैया इलाज करवाओ
मसाज करो, ट्रीटमेंट, get him treated. I was telling him so many times, but that person did not listen to me. Rather than listening to me, वो क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया. इग्नोर करने के वजह से if not being treated, it will lead to complication such as perforation. क्या हो जाएगा, perforation. Perforation will lead to peritonitis. क्या बनाएगा, पेरिटोनाइटिस. अब पेरिटोनाइटिस के वजह से होता क्या है, पेरिटोनाइटिस के वजह से शॉक हो सकता है. शॉक होगा, शॉक के अलावा सीवियर डिफ्यूज abdominal पेन. सो अचानक से क्या हो गया, यहाँ पे अल्सर था, पूरा क्या हो गया, ऐसा स्टोमक के अंदर छेद बनते ही क्या हो जाएगा, पूरा एसिड, फूड, एवरीथिंग क्या हो जाएगा, पूरे लीक आउट हो जाएगा. लीक होने की वजह से पेरिटोनाइटिस होगा. परफोरेशन के अलावा इट कैन आल्सो कॉज ब्लीडिंग. क्या करवा सकता है डॉक्टर साहब, ब्लीडिंग. ठीक है, ब्लीडिंग करवा सकते हैं. ब्लीडिंग करवाएगा तो ऑटोमेटिकली पेशेंट क्या होगा, शॉक में जाएगा. डॉक्टर क्या होगा, शॉक में जाएगा. वेरी नाइस. अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, सो इट कैन आल्सो लीड टू डॉक्टर साहब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, bleeding. Apart from that, it can lead to cancer in the rare cases. Ulcer can lead to cancer, possible है क्या, yes possible है, but rarely, but it is possible. ठीक है, तो अब तक क्या क्या पढ़े थे, let's simplify quickly. आज पूरा हम लोग पढ़े स्टोमक के अंदर ग्लैंड्स, उसके अंदर सेल्स, उसके अंदर पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर, एसिड प्रोडक्शन, ड्रग्स, उसका पैथ, उसका फिजियो, उसका मेडिसिन, सब कुछ. शानदार. इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आई वांट यू पीपल टू लर्न इज दैट इज योर कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, परफोरेशन है, ब्लीडिंग है, कैंसर. तो इसके अलावा आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्या है डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ा पढ़ रहे थे, याद है, वैगोटोमी. ये वैगोटोमी के वजह से वेगस नर्व को कट करने से there can be some complications related to vagotomy. So vagotomy के वजह से क्या हो सकता है, it can lead to dumping syndrome. कौन है, dumping syndrome. कौन सी है, dumping syndrome होता क्या है, दो तरीके का होता है. अर्ली डंपिंग सिंड्रोम होती है और लेट डंपिंग सिंड्रोम. तो एग्जामिनर भी बहुत ब्रिलियंट है, क्या करेगा, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम क्यों होता है पूछे, और अगले एग्जाम में क्या करेगा, लेट डंपिंग सिंड्रोम क्यों होता है. बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. अर्ली डंपिंग सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस, पूरा थियोरी का जानने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नाम याद रखने से भी काम चल जाएगा. अर्ली डंपिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय योर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ओनली कॉल्ड एज ऑस्मोटिक लोड. अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑस्मोटिक लोड लिखते ही तो ऑस्मोटिक लोड देख लें, बट साइड में ध्यान रख, ऑस्मोटिक लोड कहां पे होगा, वेयर एग्जैक्टली इज द ऑस्मोटिक लोड. ऑस्मोटिक लोड ऑन द इंटेस्टाइन. कहां पे डॉक्टर साहब, ऑन द इंटेस्टाइन. तो इंटेस्टाइन के ऊपर ऑस्मोटिक लोड होगा, ब्लड के ऊपर. ध्यान रखना, एग्जामिनर कैन पुट यू ए ट्रैप, इंटेस्टाइन लिखा होगा, सो ऑप्शन ए में ऑस्मोटिक लोड ऑन द ब्लड लिखेगा, ऑप्शन बी में ऑस्मोटिक लोड ऑन द इंटेस्टाइन. तो आप ध्यान नहीं दोगे तो 149. तो वी आर गोइंग टू अवॉइड दैट. हमारा टारगेट क्या है, 60 to 70 क्वेश्चन लेना है, तो लेते हैं भैया. तो लेट डंपिंग सिंड्रोम क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया. बस ये दोनों के वजह से अर्ली और लेट डंपिंग सिंड्रोम होती है. और दिस फिनिशेस योर कंप्लीट एस्पेक्ट रिलेटेड टू पेप्टिक अल्सर डिसऑर्डर एंड स्टोमक का पूरे इंपॉर्टेंट फिजियो भी खत्म हो गया, मेडिसिन भी खत्म हो गया. ठीक है, एंड फार्मा भी डन. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द प्रोग्राम. तो अपना टारगेट सिंपल बात है, रूल नंबर 1, वी नीड टू अंडरस्टैंड फिजियो, देन उसका डिसऑर्डर, देन तो हम लोगों को समझ में आएगा सर्जरी एंड मेडिसिन. सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस काइंड विच इज नोवेयर अवेलेबल, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. सिर्फ और सिर्फ वी आर गोइंग टू डू दिस 5 सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, मीन्स सारे चीजों को साथ मिला के पढ़ेंगे. इसके अंदर से खूब सारे क्वेश्चन आएगा और हर चीज में जो हाईलाइट करवाता हूँ बस उन चीजों को ध्यान रखना, यू आर गोइंग टू टॉप द एग्जाम. ठीक है, तो हमारा टारगेट रूल नंबर 1, हमेशा फोकस काम पे रहना चाहिए यार.
पढ़ाई तो इतने घंटे 10 घंटे 22 घंटे उससे नहीं होता, पढ़ाई फोकस्ड पढ़ाई कर और मीनिंगफुल पढ़ाई। हाउ व्हाट इज दैट मीन मीनिंगफुल? स्मार्ट स्टडी मीन्स अब इतना पढ़ा है मैंने, इसके अंदर यार आई कुड हैव टेकन द सेम लेक्चर फॉर 7 आवर्स, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड करके मैं 7 घंटे भी पढ़ाया होता, बट फायदा क्या हुआ? यू स्टडीड फॉर 7 आवर्स और कुछ भी काम नहीं हुआ। रादर देन दैट 1 आवर के अंदर में सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे दिया, तो बस उसको याद रखना, ठीक है, तुम्हारा इजीली खत्म हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो रूल नंबर 1 स्मार्ट स्टडी, ठीक है, एंड हमेशा फोकस्ड स्टडी। फोकस स्टडी मतलब क्या होनी चाहिए? तो मैं बुक के सामने बैठूंगा, अब 10 घंटे के लिए ऐसे पेपर पढ़ रहा, कुछ नहीं होना है। रादर देन दैट आधा घंटा पढ़ा, पूरा ब्रेन का अटेंशन वहां पे, 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आधा घंटा पढ़ा, देखो ना वेरी इजीली हो जाएगा। एंड पढ़ते हुए भी यू शुड नॉट डू लाइक यू नो व्हाट आई विल डू दैट दिस, ना, सिंपल। हाय, पहली बार पढ़ते हो पूरा नोट्स पढ़ो, दूसरी बार पढ़ रहे हो तो सिंपल हाईलाइट्स पढ़ो, तीसरी बार पढ़ रहे हो हाईलाइट पढ़ो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली साइनअप्स। दिस इज द पॉइंट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। सो विद दिस मच बीइंग सेड, अगेन आई वांट यू पीपल टू अश्योर यू वन थिंग। तो हमारा रोज क्लास होगा, रोज क्लास कैसा होता है? इवनिंग 7 PM, इवनिंग 7 PM तक मैं यूट्यूब में आ जाऊंगा। ये 7 PM काम पे ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दिस विल बी यूर DPGI इंस्टीट्यूट चैनल। तो DPGI इंस्टीट्यूट चैनल पे मैं लाइव आऊंगा, मैं हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को 5 से 6 सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाऊंगा। एंड वी विल डू व्हाट? टारगेट नंबर 1 सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस कैसा पढ़ेंगे? सिस्टम्स। तो सिस्टम्स कैसा? पहला सिस्टम था हमारा GIT, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे अपना अलग से सिस्टम सा, मैं भी एंडोक्राइन शुरू करूंगा। अब मैं पहले से ही बता नहीं सकता हूँ एंडोक्राइन, मैं भी CVS शुरू करूंगा, मैं भी हेमाटोलॉजी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग, बट आई विल डू द सेम वे, पूरा सिस्टम पढ़ा के ही रखूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोगों को एंडोक्राइन से आई विल अश्योर यू पीपल एटलीस्ट 10 to 13 क्वेश्चन। CVS पूरा सिस्टम पढ़ा दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 20 MCQs हो जाए। 20 MCQs कहाँ से? CVS कहाँ से पढ़ाऊंगा ये भी याद रखना। CVS आई विल टीच यू पीपल फिजियो, एनाट, एम्ब्रियोल, मतलब एनाटमी के अंदर एम्ब्रियो आ जाता है, फार्मा, पैथो, मेडिसिन, एंड इवन CVS के अंदर सर्जिकल पॉइंट्स भी बता। इतने सारे पूरे के पूरे CVS पढ़ेंगे, इसमें से कितना? मिनिमम 20 MCQ। एंड वी हैव हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी से हमेशा एक्सेप्ट फॉर फ्यू एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द टाइम देयर विल बी एटलीस्ट 10 MCQs, देयर विल बी एटलीस्ट 10 MCQs हमेशा आता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये भी काम होनी चाहिए। इसके अलावा आपका GIT से भी 7 to 10 क्वेश्चन। देन वी विल गेट इनटू अदर सिस्टम। कौन सी सिस्टम होगा इसके बाद? इसके बाद रीनल सिस्टम होगा। कौन है? रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम के अलावा वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पी के अलावा डॉक्टर साहब यू हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इतने सारे सिस्टम वी आर गोइंग टू कवर इट अप इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर हर चीज कंबाइंड शॉर्ट स्वीट नोट्स दूंगा। उसके बाद सिस्टम सीखने के बाद क्या करेंगे? उसके बाद मैं आप लोगों के साथ MCQs करवाऊंगा, है ना। 7 MCQ सॉल्व करते, CCD बाई डॉक्टर मारुति, है ना। MCQ के बाद अपन क्या करेंगे? MCQ के अलावा आई एम गोइंग टू गिव यू दैट इज 1 लाइन, मतलब 1 लाइनर भी नहीं है, MCQ पॉइंट्स बोलूंगा मैं इस चीज को, ठीक है। ये क्या होता है? 1 लाइनर नहीं, MCQ पॉइंट्स। MCQ पॉइंट्स ऐसी वाली पॉइंट्स दूंगा आप लोगों को, ये पॉइंट बस एक बार देख के गए ना, वो कैसे भी घुमाए आपको आंसर आनी चाहिए। इसके अलावा आई विल गिव यू मटेरियल फॉर क्विक रिव्यू नोट। क्विक रिव्यू करने के लिए पॉइंट्स दे दो, क्विक रिव्यू करने के लिए नोट्स दे दो, ठीक है। ये सारे के सारे चीज खत्म करेंगे एंड बाय देन वी विल मेक श्योर अपना 60 क्वेश्चन हाथ में एंड हम लोग गए एग्जाम के दिन पूरा दिल खुश होके बाहर आए। दैट्स व्हाट विल बी डूइंग, ठीक है। सी यू गाइस।